पर। होमवर्क का मतलब तो होमवर्क ही है ना। साक्षी का हो गया। हर्ष बोल रहा है पीवीसीओ 33। कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नेट आंसर एक्स 14,500 आ रहा है क्या? पहले तो ये बताओ। पहले तो फाइनल आंसर चेक करो, ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 14,521 आ रहा है, कोई बात नहीं, वो तो राउंड ऑफ की वजह से हो जाता है। मैंने सबसे पूछा है आप लोगों से, जिसने किया है जिसने नहीं किया, मैसेज तो सभी करोगे ना आप। स्नेहा ने भी कर लिया, अंतिमा ने भी कर लिया। आंसर आ रहा है 14,386 रुपए। ठीक है, सौरभ का भी हो गया। स्नेहा का आंसर आ रहा है 14,495 रुपए। दक्षिता ने भी कर लिया। कोमल ने नहीं किया। निकिता ने डन लिखा है। गौरांग ने भी डन लिखा है। चितरंजन ने भी डन लिख दिया। जो डन लिख रहा है उसका आंसर ये आ रहा है क्या? मतलब इसके आसपास 14,500। किसी का आंसर एकदम अलग आ रहा है वो बता दो। 14,400, 14,300, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, कोई एजम्पशन डिफरेंस लियो तो। और फॉर्मेट जैसे इसने बनाया ऐसे नहीं बनाया ना आपने। देखो यहाँ ईयर इन्होंने ले लिए, इस तरीके से हम लेते हैं कॉलम वाइज। यहाँ तक तो ठीक है इसका। फिर 1,500, 1,700, 1,547 रुपए मिले हैं इसको यहाँ पे, और इसका टैक्स हो गया 928, 603, 33। सर लोन अमोर्टाइजेशन और सिंपल मेथड में क्या फर्क होता है? सर इसमें लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी, अभी देख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड इन इक्वल, नहीं बनानी। देखो एक मिनट, सॉरी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। देखो लोन जो ले रहे हैं हम, उसके दो ट्रीटमेंट होंगे। लोन आप लेते हो, उसका जो रीपेमेंट है उसको देखना, दो तरीके से लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और दूसरा पॉसिबिलिटी है इक्वल प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखो जब इंस्टॉलमेंट इक्वल होता है ना, तो हर साल का प्रिंसिपल अमाउंट और हर साल का इंटरेस्ट अलग अलग होगा। तो यहां पे आपको बनानी पड़ेगी लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। इसके बिना सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते आप। ठीक है जी, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे और इस टेबल से आप क्या कैलकुलेट करोगे, दोनों चीज अलग अलग। हर हर साल का प्रिंसिपल और हर साल का इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या होगा, हर साल का प्रिंसिपल भी डिफरेंट होगा, हर साल का इंटरेस्ट भी डिफरेंट होगा। लेकिन जब प्रिंसिपल रिपेमेंट सेम है तो आपको लोन अमोर्टाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट कर सकते हो। कैसे करोगे? हर साल का प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल तो सेम ही होगा ना। हर साल का इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, पर वो कैलकुलेट करना इजी होगा। कैसे? एग्जाम्पल, आपने 10 लाख का लोन लिया है, ठीक है, और 5 इयर्स के लिए लिया है। तो देखो हर साल का प्रिंसिपल कितना होगा बताओ, हर साल का प्रिंसिपल रिपेमेंट कितना होगा? 2 लाख। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो ईयर वाइज निकालो आप, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। देखो इंटरेस्ट रेट भी लिख देते हैं यहाँ पे 10%। हर साल का इंटरेस्ट ओपनिंग पे लगेगा। देखो ईयर 1 की स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए ड्यू थे, तो 10 लाख का 10% 1 लाख का इंटरेस्ट हो गया। फिर आपने 2 लाख की किस्त दे दी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा 8 लाख का 10% 80,000, फिर 60,000, फिर 40,000, फिर 20,000। ठीक है, तो यहाँ टेबल बनाओ या नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है। आ रही बात समझ में? तो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल यहाँ बना सकते हो आप, ज्यादा क्लियरिटी दिखाने के लिए।
पर नहीं बनाओगे तो डायरेक्टली फॉर्मेट में लिखोगे तो चल जाएगा। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे इजी कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट बहुत सिंपल तरीके से निकलेगी इसमें। देखो 7500 6000, अब आपको पता लग जाएगा 1500 का डिफरेंस डालते जाओ, 4500 3000 1500, प्रिंसिपल सेम आ रहा है हर साल में। ठीक है, लोन अमोर्टाइजेशन बना के किया है, पर लोन अमोर्टाइजेशन तो यही बनाया ना, अमाउंट तो यही आया होगा उससे भी। इंस्टॉलमेंट तो इक्वल नहीं कर दी ना आपने कहीं, लोन अमोर्टाइजेशन तो उस टेबल का नाम है, उसमें इंस्टॉलमेंट इक्वल करिए या प्रिंसिपल इक्वल किया है वो देखना। इंस्टॉलमेंट इक्वल किए तो फिर गलत हो गया, इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है आप बोला ना। देखो यहाँ प्रिंसिपल है ना, वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, यहाँ पे लोन इक्वल इंस्टॉलमेंट में नहीं जा रहा। लोन का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो इक्वल है। ठीक है, चलो तो सबसे हो गया ये क्वेश्चन। किसी और को कोई डाउट हो इसके बारे में तो पूछ लेना। अब हम आगे चलते हैं एक बार। हाँ पूछ लो, डाउट पूछ लो पहले जो भी है। सर ये जो लेसर और लेसी है, इन दोनों को डेप्रिसिएशन की छूट मिलती है क्या? नहीं, केवल लेसर को मिलेगी, सिर्फ लेसर को? और जो ये असेट का ओनर होगा उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ओके। और सर एक बार ये जो अपन ने लीनियर प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन करा था, हम्म, इसके अंदर ये पीरियड 1 और पीरियड 2 क्या है? पीरियड बाद मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अच्छा, तो ईयर है पहले क्या? ईयर में कांस्टेंट दिया था ना उन्होंने कि फर्स्ट ईयर का जितना टोटल आउटफ्लो है वो 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके। और सर एक पढ़ने वाला क्वेश्चन कहाँ गया? सर एक मिनट। इतनी देर में तो डाउट खुद ही भाग जाएगा। मिल नहीं रहा सर, मैं बाद में पूछ लूंगा। ठीक, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9, एबीसी लीजिंग लिमिटेड is in the process of making out a proposal to lease certain equipment। ठीक है, तो सिंपल सा दे रखा है, ये लीजिंग कंपनी है, लीजिंग कंपनी है मतलब इसका बिजनेस है लीज पे देने का। ये क्या हो गया, लेसर। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 10 लाख, 10 लाख का इक्विपमेंट आएगा। लीज 10 इयर्स की होगी। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इक्वेटेड एनुअल रेंट टू बी चार्ज्ड। अगेन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इक्वेटेड एनुअल रेंट मतलब हर साल कितना रेंट लें, और हर साल का रेंट इक्वेटेड मतलब इक्वल होगा। तो अगेन क्वेश्चन वही है, एनपीवी नहीं निकालनी, आपको निकालना है रेंट कितना होगा। तो क्वेश्चन में आईआरआर की रेट दे रखी होगी,
मशीन कैन बी डेप्रिशिएटेड फुल्ली ओवर 10 ईयर्स, है ना, ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 10 साल में SLM बेसिस पे, ठीक है। करंट इफेक्टिव रेट है टैक्स की 40% एंड एक्सपेक्टेड टू गो डाउन टू 30% फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर। मतलब पहले 5 साल की अगर बात करेंगे तो टैक्स की रेट होगी 40%, और अगले 5 साल की बात करेंगे तो टैक्स की रेट होगी 30%। ठीक है ना, पहला ऐसा क्वेश्चन आया, कोई दिक्कत नहीं, हम टेबल में फॉर्मेट बनाते हैं। 10 साल के कॉलम बनाओगे आप, ठीक है, तो उसके अंदर पहले 5 साल 40% ले लेना, अगले 5 साल 30% ले लेना। इट इज नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टू मेक अ 10% पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन इट्स लीजिंग प्राइसिंग। ये आपकी IRR होगी, इतना आपको रिटर्न कमाना है, तो इतने रिटर्न से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ठीक है। PVC और PVC इक्वल आना चाहिए। लीज मैनेजमेंट फीस ऑफ 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेट इज यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम द लेसी अपॉन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज टू कवर द ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ द प्रपोजल। ये क्या बोल रहा है पॉइंट, ये देखना, ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में लेसर जो है, दो पार्टी होती है, एक लेसर एक लेसी। लेसर और लेसी का जो एग्रीमेंट होगा ना, तो एग्रीमेंट पे स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है, लीगल एक्सपेंसेस भी लगते हैं, कई तरह के खर्चे लगते हैं। तो वो जो खर्चे हैं वो बोल रहे हैं वो 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट। असेट कितने का है, 10 लाख का, उसका 1%, 10,000 रुपए लेसी विल पे टू लेसर, जो कि लिखा हुआ है टू कवर द ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोसेसिंग। तो अमाउंट बता नहीं रखी ना, आप यहाँ अज्यूम करेंगे क्या कि लेसर के यहाँ पे जो खर्चा लग रहा है वो 10,000 है। तो बताओ इस 10,000 को इनफ्लो मानना है या नहीं मानना। 10,000 का इनफ्लो है, बट वो 10,000 एज इट इज कहीं खर्च हो रहे हैं, वो लिखा हुआ है उन्होंने, टू कवर द ओवरहेड कॉस्ट्स रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ द प्रपोजल। मतलब स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे खर्चे लग जाएंगे। क्लियर है क्या पॉइंट डी। एंड लास्ट इज एनुअल लीज रेंट्स आर कलेक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल के बिगिनिंग में आएगा लीज रेंट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें सब में लीज रेंट था एट द एंड। इसका क्या इंपैक्ट आएगा, इसका इंपैक्ट देखो बहुत सिंपल है, केवल फर्स्ट ईयर की बात करो, रेंट कब रिसीव होगा बताना आप, T0 पे या T1 पे। T0 पे रेंट आएगा, उस T0 पे जो रेंट आएगा उसका टैक्स कब लगेगा, T0 पे या T1 पे। T0 पे जो रेंट आएगा उसका टैक्स कब लगेगा, T0 पे या T1 पे। T1 पे लगेगा ना, बस ये इतना सा फर्क पड़ जाता है जब हम बोलते हैं कि रेंट आर रिसीव्ड एट द बिगनिंग। बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब पहले तो ये डिसाइड करो, पीवी लीजिंग बिजनेस है ना, एनपीवी नहीं निकालने, सॉरी आपको तो IRR दे रखी है, ठीक है। IRR आपको कितनी दे रखी है, 10%। अब दो चीजें निकाल लो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल लो, जो कि सिंपल दे ही रखा है आपको, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बना के। कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है आपको 10 लाख, ठीक है जी। उसके अलावा कोई खर्चा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। एक लीज मैनेजमेंट फीस है, आप दिखा सकते हो यहाँ पे कि माइनस कर देते हैं हम लीज मैनेजमेंट फीस, 10,000 रुपए की फीस आई, जो कि हमने ओवरहेड कॉस्ट में लगा दी, ठीक है जी। और आप चाहो तो नोट लिख के इग्नोर भी कर सकते हो, इम्पैक्ट दोनों का सेम है। तो यहाँ पे आपकी PVCO जो हो गया वो हो गया 10 लाख, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। अब आ जाओ आप सेकंड टेबल पे, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है आपको एट द रेट ऑफ 10%। चलो अब देखो अच्छे से क्वेश्चन को, हम अगर फॉर्मेट से जाएंगे तो सेल्स कितनी होगी, X, ठीक है। फिर X में से खर्चे लेस करोगे आप, कौन कौन सा खर्चा है इसमें, इसमें केवल एक ही खर्चा है डेप्रिसिएशन, और कोई खर्चा दे ही नहीं रखा। फिर डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वैल्यू आएगी, उसमें से आप टैक्स लेस करोगे,
उसके बाद आप डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड करोगे। तो एक तो फॉर्मेट से जा सकते हैं हम, दूसरा है इंडिविजुअल पॉइंट्स को अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स को अलग अलग ले रहा हूं ताकि तो सॉल्यूशन हो जाए इजी। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में लिख रहा हूं यहां पे पीवी ऑफ एनुअल लीज रेंट। एनुअल लीज रेंट को मैं मान रहा हूं एक्स। ठीक है जी, एनुअल लीज रेंट अगर एक्स है तो 10 साल तक मिलेगा ये पैसा। पर ध्यान रखना है यहाँ पे क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कहां से कहां का लोगे आप। मैं एक बार लिख देता हूं समझने के लिए। क्यूमुलेटिव पी फैक्टर आपको लेना है 0 से लेके 9 ईयर तक। वेरी गुड दक्षिता, 0 से 9 ईयर का लेना है, ध्यान रखना ये, क्योंकि 10th ईयर पे तो मिल ही नहीं रहा ना, ईयर ओपनिंग में मिल रहा है आपको। तो x इंटू, बताओ क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल है, 0 का पी फैक्टर 1 होता है, आप 9 साल का क्यूमुलेटिव निकाल लो, उसमें 1 जोड़ देना। 10% से 9 साल का निकाल लो, उस पर 1 जोड़ देना। ये आ रहा है 6.759। एक मिनट, सिक्स 6.759 ही आ रहा है भाई, वापस चेक करो एक बार। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटर कॉलम में 6.759x। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है इस लीज रेंटल पे क्या लगेगा? टैक्स। तो पीवी ऑफ टैक्स ऑन एनुअल लीज रेंट। अब देखो ना, टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। आपके ईयर 1 to 5 में टैक्स की रेट अलग है और ईयर 6 to 10 में टैक्स की रेट अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखना है। टैक्स कितना लगेगा? देखो, अगर फर्स्ट ईयर का लीज रेंट है एक्स तो उसका टैक्स कितना लगेगा? 40%। और उसका अगर पीवी करूं मैं तो 1 से 5 साल की पीवी करने के लिए क्या करें? 1 से 5 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर, सिंपल। 1 2 3 4 5 कितना होता है? 3.791 होता है, सबको पता ही है वैसे। 3.791। क्लियर है क्या ये? तो ये हो जाएगा आपका 3.791 का 40%, 1.5164x। चलो, फिर 6 से 10 साल का जो लीज रेंटल होगा उस पर टैक्स लगेगा 30% से। इसका क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 6 से 10 का 2.354। ये हो जाएगा आपका 0.7062x। और इन दोनों को ऐड कर दो और आउटर कॉलम में लिख दो। प्लस में लिखना है कि माइनस में? देखो, ये टैक्स जाएगा ना तो आउटफ्लो 2.2226x। क्लियर? चले आगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है? पीवी ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। ये भी आपको पता है क्योंकि टैक्स की रेट अलग अलग है। तो ईयर 1 to 5 एंड ईयर 6 to 10। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा मुझे बताओ? पर ईयर का डेप्रिसिएशन कौन बताएगा? सेम रहेगा क्या अगले 10 सालों तक? क्योंकि सेम दे रखा है, एसएलएम मेथड दे रखा है। कितना डेप्रिसिएशन होगा? डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दो जल्दी से।
1 लाख सिंपल तो है। कितना देखो, 1 लाख का डेप्रिसिएशन है तो टैक्स शील्ड कितनी होगी 40%, और इसका क्यूमुलेटिव करेंगे तो इंटू 3.791 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर 6 से 10 की बात करोगे तो 1 लाख इंटू टैक्स शील्ड 30% और क्यूमुलेटिव 2.354 दे रखा है ऊपर, कर दो मल्टीप्लाई। 40,000 इंटू 3.791 1,51,640 और यह आएगा 70,620। ठीक है, दोनों का टोटल 70,620 प्लस 1,51,640, ये आपके आ गया पीवी। बोलो प्लस में लिखना है कि माइनस में? 2,22,260 प्लस में, क्योंकि ये हमारे लिए फायदा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा हमें इनफ्लो में, ना कोई साल्वेज वैल्यू है ना कोई कैपिटल गेन है। ठीक है, तो बात खत्म। टोटल लगाओ, दिस इज योर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 6.759 माइनस 2.2226, तो ये आ जाएगा आपका 4.5364x प्लस 2,22,260। लो जी, सिंस IRR equal to 10%, therefore PV of cash inflow at the rate of 10% should be equal to PV of cash outflow, और ये आपकी वैल्यू आ रही है 4.5364x प्लस 2,22,260 इक्वल टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कितना था 10 लाख। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आ रही है 1,71,444 रुपीज। Let us check it out. 1,71,453 रुपए। लो जी, ठीक है आंसर। ये यहाँ पे केवल 20 और 60 का डिफरेंस है, वो कुछ नहीं है, राउंडिंग ऑफ की वजह से। नोट कर लो फटाफट, नोट करके डन लिख दो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, तो देखो लीजिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पॉइंट टू पॉइंट इनफ्लो वाली टेबल बनाना, फॉर्मेट मत बनाना। फॉर्मेट बनाने से क्या होगा, वो एक्स वाली जो वैल्यू है ना वो आपको बार बार में डिस्टर्ब करेगी। तो आंसर फॉर्मेट से भी आता है, मैंने आपको करके दिखाया है, पर वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए इनफ्लो पीवीसीआई जब बनाओगे तो पॉइंट टू पॉइंट बनाना, हर पॉइंट का अलग अलग। डी वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल अभी कर देता है। डी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो आपको मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं नीचे। डी वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि लेसर जो है और लेसी, इन दोनों के बीच में जब लीज होगा तो वहां पे स्टाम्प पे लिखावट होती है ना, स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी लगता है। वो सब खर्चे मान लो 10,000 रुपए के लगेंगे। अब वो 10,000 रुपए कौन पे कर रहा है वो बता रखा है इसमें। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि लेसर जो है वो लेसी से 1% ऑफ द कॉस्ट लेगा। 1% कितना होता है 10,000 रुपए। तो अगर और कुछ नहीं बोला हुआ होता, आगे की लाइन अगर मैं काट दूं तो क्या होगा, 10,000 रुपए का इनफ्लो हो गया ना इसके लिए, तो उसको इनफ्लो में कंसिडर करना पड़ता। जबकि उसने आगे बोला कि 10,000 रुपए जो हमने लिए हैं वो हम कवर कर रहे हैं, उस 10,000 से क्या कवर कर रहे हैं, ओवरहेड कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ द प्रपोजल, मतलब जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लग रहे हैं वो इस 10,000 से हम कवर कर रहे हैं। तो बताओ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10,000 रुपए आए तो थे, पर वो 10,000 रुपए चले गए, तो बात खत्म, ना कोई इनफ्लो हुआ ना कोई आउटफ्लो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट लिख के इग्नोर कर दो, और चाहो तो मैंने जैसे स्टेटमेंट में करवाया कि एक बार 10,000 प्लस कर दो फिर 10,000 माइनस कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 9 हो गया, देन इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी हो गया आपका, देन इलस्ट्रेशन नंबर 7। पीवीसीओ में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है,
ये रहा, देखो अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 7। HB फाइनेंस लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू एंटर द कंप्यूटर लीजिंग बिजनेस। समझ में आ गई पहली लाइन में? HB फाइनेंस क्या है बताओ, लेसर की लेसी? हु इज HB फाइनेंस? लेसर है क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, और लेस बिजनेस कर रहा है तो सिंपल कैपिटल बस्टिंग है और कुछ नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन बी परचेज फॉर 2 लाख ईच। 2 लाख रुपए का एक कंप्यूटर आता है। एंड इट टर्न टू बी लीज्ड आउट एट 50,000 पर ईयर फॉर 8 ईयर्स। हर साल का लीज रेंटल 50,000 8 साल के लिए लीज पे दे सकते हैं, विद इनिशियल पेमेंट अकरिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। दिस इज इंपॉर्टेंट। लीज रेंट कब मिलने वाला है? इन एरियर या इन एडवांस? इन एरियर, ठीक है। T1 से स्टार्ट होगा तो इसको बोलते हैं इन एरियर। यू मे इग्नोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। कितनी अच्छी बात लिखी है, ना टैक्स का कुछ करना है ना डेप्रिसिएशन का कुछ करना है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। एस्टिमेट द एनुअल बिफोर टैक्स एक्सपेंस एंड IRR फॉर द कंपनी। बताओ क्या IRR होगी कंपनी की? अब ये वैसे क्वेश्चन में की फ्रेमिंग कुछ गलत है, वो यहाँ पे एनुअल बिफोर टैक्स एक्सपेंसेस पूछ रहा है आपसे, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कैसे भी। आपको निकालना है IRR। IRR बता दो। ये तो सबसे इजी IRR का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, जिसमें बोल रखे हैं इनिशियल आउटफ्लो 2 लाख का है और हर साल का इनफ्लो 50,000 का है 8 साल के लिए। कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो कैसे निकालेंगे? छोटा ये है तो छोटा ये लगा देंगे। देखो आपको दे रखा है PV ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 2 lakhs। ठीक है जी। एनुअल कैश इनफ्लो कितना दे रखा है? 50,000। एंड लाइफ कितनी दे रखी है? 8 years। अब आपको क्या करना है? आपको निकालनी है IRR। IRR का मतलब कि PV ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो 2 लाख के इक्वल आ जाए, ऐसी रेट निकालो। तो ये तो बहुत इजी है। नाउ यूजिंग डिफरेंट डिस्काउंटिंग रेट्स, कैलकुलेट PVCO। ठीक है, PVCI निकालना है, PVCI निकालो अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट से। मैंने आपको बता रखा है गैस रेट कौन बताएगा? गैस रेट कौन बताएगा? सबसे पहले अगर मैं निकालता हूं तो मैं निकालता हूं यूजिंग कितना परसेंट। वैसे कितने से भी निकालो कोई फर्क नहीं है, बट फिर भी अगर आपको गैस रेट निकालनी है आसपास की तो वो कितनी होनी चाहिए? 12.5% बोल रहा है सत्यम, इज रॉन्ग। और कोई गैस रेट बताओ, गैस रेट 18.75%। ओके दिस इज राइट। अब 18.75 आ रहा ना, तो ये मत ले लेना, आसपास लेना। तो मैं बोल देता हूँ यूजिंग 18% से निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, 18% से अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? 50,000 इंटू 18% का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकालो 8 साल का। कितना होगा? 18% का 8 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर यार है 4.0776। 4 डिजिट ले ली मैंने।
2,03,880। बोलो आगे क्या आंसर नहीं आया? इसको कम करना है ना, कम करना है तो रेट क्या करनी है, बढ़ानी है ना। यूजिंग 19% निकालो, 50,000 इंटू 19% का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कौन बताएगा, देखते हैं सबसे जल्दी। थ्री पॉइंट नाइन फाइव फोर, परफेक्ट। 3.9544 कर दो, क्योंकि 4 डिजिट लिए ना तो सेम लो फिर हर बार। तो 3.9544 इंटू 50,000, तो ये आ जाएगा 1,97,720। क्या बात है, इसका मतलब आंसर इन दोनों के बीच में है। तो हमने जो गेस रेट निकाली थी वो एकदम परफेक्ट निशाने पे लगाए तीर जाके। क्या करो, आईआरआर निकाल दो। आईआरआर इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा बार बार, आपको उठा के लिखना है, ठीक है। और फॉर्मूला लिखने के बाद, फॉर्मूला हमेशा लिखना, ध्यान रखना एग्जाम में इसके मार्क्स होते हैं। डायरेक्ट आप लिखोगे तो नंबर काट लेंगे। 18 प्लस 18 पे क्या वैल्यू आ रही है, 2,03,880, जबकि हमें चाहिए कितना था यहाँ पे, 2 लाख, डिवाइडेड बाई दोनों के एनपीवी का डिफरेंस, पीवी का डिफरेंस सॉरी, माइनस 1,97,720 और मल्टीप्लाई कर दो किससे, दोनों के डिफरेंस से, 19 माइनस 18। तो फॉर्मेट में तो लिखना पड़ेगा ना, वैसे एक से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता। चलो इसको सोल्व करो, कितना आता है, 18.63%। दिस इज योर आईआरआर। आप इस रेट को यूज करके और पीवीसीआई निकाल लो, वो आएगा 10 लाख के इक्वल। 10 लाख नहीं सॉरी, कितना था इसमें, 2 लाख था, हाँ 2 लाख के इक्वल आएगा वो। 18.63 को यूज करके निकाल के देखो, देखें प्रूफ करो अपने आप को। 18.63 की रेट से क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकालो, उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करो, वो आएगा आपके 2 लाख। 3.99 बिल्कुल सही है एकदम। तो इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ना 2 लाख। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट पॉइंट, इसमें एक मिस्टेक है वो मैंने बता दी। बिफोर ये एक्सपेंस की बात करो, एक्सपेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, दो चीजें गायब है इक्वेशन में, तो कैसे कैलकुलेट होगी। तो कोई एक्सपेंस नहीं माना हमने, डायरेक्ट आईआरआर निकाल दी। 50,000 जो है वो पूरी इनकम है, कोई खर्चा नहीं है। चलो जी नेक्स्ट, what should be the yearly lease payment charged by the company in order to earn a 20% annual compound rate of return before expense and tax। अब बोल रहे हैं अभी आईआरआर कितनी आ रही है, देखो अभी आईआरआर आ रही है 18.63। वो बोल रहे हैं अगर आईआरआर हमें कमानी है 20%, तो बताओ कितने लीज रेंट चार्ज करें। तो एक बार कैलकुलेट तो हम कर लेंगे, मुझे बताओ लीज रेंट 50,000 से ज्यादा होने चाहिए या कम, लॉजिकली सोच के। अगर हमें 20% कमाना है तो लीज रेंट 50,000 से ज्यादा चार्ज करने हैं या 50,000 से कम चार्ज करने हैं। ऑब्वियस सी बात है ज्यादा। 50,000 आप चार्ज करके कितना कमा रहे हो, 18.63%। अब अगर वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं 20% कमा के दिखाओ, तो लीज रेंट बढ़ा दो। तो वही वो पूछ रहे हैं कि कितना लीज रेंट रखें हम। ठीक है, तो बड़ा ही इजी है ये तो। अगेन बी पॉइंट तो बहुत इजी है। पीवीसीओ दे रखा है 2 लाख, ठीक है। आईआरआर कितनी बोल रहे हैं, 20%। देयरफॉर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 20% निकालेंगे हम। लीज रेंट को एक्स मान लो, एक्स इंटू करो 8 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकालो 20% से। क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 20% का 8 साल के लिए, तो यार है 3.837x।
ठीक है 72, ठीक है 4 डिजिट ले ले 3.8372x। अब क्या करना है, therefore PVCI at the rate of 20% should be equal to 2 lakhs। तो ये हो गया आपका 3.8372x इक्वल टू 2 lakhs। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई आपकी 52,121 रुपए। सिंपल। तो एनुअल लीज रेंट इक्वल टू 52,121 रुपए। अगर इतने रुपए चार्ज करोगे तो 20% कमाएंगे। चलो सी पे आ जाओ, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, assume that firm uses SLM method of depreciation, ठीक है, there is no salvage value, annual expenses are 20,000, tax rate is 35%, calculate yearly lease payment in order to enable the firm to earn 20%। हाँ जी, अब क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा के बोल रहे हैं 20% कमाना है, पर अब की बार लीज रेंट के साथ 20,000 का खर्चा भी है और डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से है, तो क्या दिक्कत है, नथिंग टू वरी। पीवीसीओ वही 2 लाख रहने वाला है, इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, एक तो हम पीवीसीओ निकालते हैं, दूसरा हम निकालते हैं क्या, पीवीसीआई। अब पीवीसीआई निकालने के लिए अलग अलग चीजें दे रखी हैं, तो मैं बोलता हूं आपको पॉइंट टू पॉइंट निकालते जाओ। फर्स्ट, पीवी ऑफ एनुअल लीज रेंट। एनुअल लीज रेंट क्या मानना हमने, एक्स इंटू 8 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 8%, 20% से हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 3.8372, 3.8372। ठीक है, तो ये वैल्यू तो यहाँ लिख देते हैं 3.8372x। ये तो पैसा आएगा हमारे पास। दूसरा, इसका टैक्स, तो चाहो तो इसको भी आफ्टर टैक्स करके लिख सकते हो, चाहो तो अलग लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। पीवी ऑफ टैक्स ऑन एनुअल लीज रेंट, तो एनुअल लीज रेंट पे टैक्स कितना होगा, एक्स का 35% टैक्स होगा और उसको क्यूमुलेटिव करोगे तो 3.8372 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर तो इग्नोर बोला था ना, हाँ बिल्कुल ऊपर इग्नोर बोला था, पर इस पॉइंट में वापस कर लिया ना रिस्टोर। अब क्वेश्चन चला के रिस्टोर कर रहा है तो कंसिडर करेंगे ना उनको। तो इग्नोर करके 2 क्वेश्चन करवा दिए उन्होंने और अब वो बोल रहे हैं कि इसको कंसिडर कर लो। तो टैक्स लगेगा तो माइनस में लिख देंगे -1.3430x। ठीक है, नेक्स्ट। तीसरे नंबर पे दे रखा है खर्चा और दे रखा है आपको 20,000 रुपए का, तो पीवी ऑफ क्या नाम से दे रखा है वही नाम लिख देंगे हम, पीवी ऑफ एनुअल एक्सपेंस, पीवी ऑफ एनुअल एक्सपेंसेज आफ्टर टैक्स, इसी में कर दूं। ठीक है, एक ही बात है, 20,000 रुपए और इसको आफ्टर टैक्स करेंगे तो 1 माइनस 0.35 इंटू क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 3.8372, करो कितना आता है, 20,000 इंटू 0.65 इंटू 3.8372, ये आ जाएगा। खर्चा है ना तो माइनस में लिख दो, -49,884। हाँ 26,000 आ रहा है, एक मिनट रुको, 20,000 इंटू 0.65 इंटू 3.8372, 26,000 से 800 कहां से आ रहा है, 49,884 यही तो आएगा 4 नंबर। ठीक है, तो क्या क्या हुआ देखो, एनुअल लीज रेंट आ गया, उसका टैक्स भी हो गया, खर्चा भी हो गया लेस, और एक अब क्या बचा लास्ट कुल मिला के, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। तो पीवी ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, डेप्रिसिएशन कितना होगा, एसएलएम मेथड दे रखा है, साल्वेज वैल्यू 0 दे रखी है, तो सिंपल है 25,000 रुपए का होगा ना डेप्रिसिएशन, 25,000 का डेप्रिसिएशन होगा, उस पर टैक्स का बेनिफिट कितना मिलेगा 35%, और उसका क्यूमुलेटिव करेंगे तो ये लो, तो 25,000 इंटू 35% इंटू 3.83
3.72 ये आ जाएगा आपका। ये प्लस में लिखना है 33576। दैट्स ऑल। साल्वेज वैल्यू कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल में कुछ नहीं है, ये पीवी से आ गया आपका। टोटल लगा दो जी, 3.8372 माइनस 1.3430, ये तो एक्स की वैल्यू आएगी 2.4942x और ये है 49884 माइनस का, और इसमें प्लस कर दो 33576, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी 16308, माइनस 16308। ठीक है। नाउ बिकॉज IRR इक्वल टू 20%, therefore PV of cash inflow at the rate of 20% should be equal to PV of cash outflow। और ये कितना आ रहा है 2.4942x माइनस 16308 इक्वल टू 2 लाख। चलो जी, x की वैल्यू निकाल लो इससे। $86724 ये आपका एनुअल लीज रेंट है, देयरफॉर एनुअल लीज रेंट इक्वल टू 86724। इतने रुपए का लीज रेंट चार्ज करोगे तो 20% कमाओगे, क्योंकि 20,000 का तो खर्चा लग जाएगा। चलो जी, जूम आउट। ये देखो सेम सॉल्यूशन है सी वाला, जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन किया था ना इससे पहले, ऐसे ही तो था वो भी। तो लगभग सारे क्वेश्चन सेम से आ रहे हैं। सब मैं आपको लीज रेंट निकालने के लिए बोल रहा हूँ। IRR PVR ये क्वेश्चन में, और लीज रेंट निकालने की बोल रहा हूँ। हो गया सबका? डी पे आ जाओ। पॉइंट नंबर डी। चलो, फर्दर अज्यूम दैट कंप्यूटर हैज रीसेल वैल्यू ऑफ 40,000। अब वो बोल रहे हैं उसकी एक बार रीसेल वैल्यू और कर दो, तो एज इट इज रहेगा पूरा, है ना, पर बार बार कैलकुलेट करना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। पीवीसीओ 2 लाख दे रखा है। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट पीवीसीआई। पीवीसीआई निकालो, देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। देखो, पीवी ऑफ एनुअल लीज रेंट आफ्टर टैक्स कर देता हूं इसी में। एक तो पॉइंट ये निकालोगे, लीज रेंट एक्स माना है तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा 1 माइनस 0.35 इंटू क्यूमुलेटिव पी फैक्टर हम निकाल ही चुके हैं 3 पॉइंट हाउ मच 8372, 3.8372 20% से। तो इसकी वैल्यू लिखो। पॉइंट नंबर 2, पीवी ऑफ एनुअल एक्सपेंसेज आफ्टर टैक्स, ये भी ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, एज इट इज लिख दो। पॉइंट नंबर 3, पीवी ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, ये भी ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, एज इट इज लिख दो। पॉइंट नंबर सॉरी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, 2 लाख रुपए कॉस्ट है, माइनस 40,000 की सालवेज है, डिवाइडेड बाई 8, तो 20,000 हो जाएगी डेप्रिसिएशन की वैल्यू। इनटू टैक्स शील्ड कितनी 35%, इनटू 3.8372। ठीक है, ये डीटीएस आएगा। और एनुअल खर्चा वही है 20,000 इंटू 1 माइनस 0.35 इंटू 3.8372। चलो, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? पीवी ऑफ साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू कितनी आ रही है 40,000, उसका प्रेजेंट वैल्यू करो तो 8th ईयर का फैक्टर लिखना है केवल। 1.2 8th ईयर का फैक्टर कितना होता है, कौन बताएगा? 1248, इट इज 0.2326। ठीक है,
कैपिटल गेन लॉस बताओ होगा या नहीं होगा? कोई कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा क्या इस क्वेश्चन में? कोई कैपिटल गेन या लॉस होगा क्या? बोलो ना, बोलो ना। कैपिटल गेन होगा, वाई होगा बेटा? नहीं होगा ना? क्यों होगा? आपको पता है एसएलएम मेथड में डब्ल्यूडीवी और सेल वैल्यू सेम होती है, ठीक है? पर फिर भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप तो चेक कर लिया करो। चेक करने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। डब्ल्यूडीवी कितनी होगी? हर साल का डेप्रिसिएशन 20,000 लगा रहे हो आप, तो डब्ल्यूडीवी होगी 40,000, और सेल आउट भी कर रहे हो 40,000 में, तो कैपिटल गेन लॉस होगा 0। चलो अब वैल्यू लिख दो सबकी। फर्स्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 3.8372 इंटू 0.65, दिस इज 2.4942x। देन 3.83 सॉरी 20,000 इंटू 0.65 इंटू 3.8372, ये खर्चा है तो इसको लेस कर देते हैं, -49,884। देन डीटीसी 20,000 इंटू 35% इंटू 3.8372, दिस इज प्लस में आएगा क्योंकि बेनिफिट है 26,860 रुपए। पीवी ऑफ साल्वेज ये भी प्लस में आएगा, 40,000 इंटू 0.2326, ये आ जाएगा 9304 ओवर टोटल लगाओ। दिस इज योर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। हाउ मच? 2.4942, तो ये आएगा ऐसा कैसा 2.4942x। ये वैल्यू देखो क्या होगा, 26,860 प्लस 9304 माइनस 49,884, मतलब माइनस में आएगा आंसर, -13,720। आगे क्या करना है आपको पता ही है, बिकॉज IRR इक्वल टू 20%, therefore PVCI at the rate of 20% should be equal to PV of cash outflow, और ये है 2.4942, 2.4942x माइनस 13,720 इक्वल टू 2 lakhs। therefore x की वैल्यू आपने बोला 85,632, therefore एनुअल लीज रेंट कितना होना है आपका? 85,632 रुपए। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 13,720 ऐड कर दो इसमें और डिवाइड कर दो 2.4942 से, तो 85,687 रुपए आ रहे हैं। नो नो नो, योर आंसर इज नॉट राइट। 85,687 रुपए आएंगे। चलो नोट कर लो सब। सेम सी और डी में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज है, उसकी वजह से डीटीएस अलग हो जाएगा, और एक साल्वेज वैल्यू और आ गई इसके अंदर। अब मुझे बताओ, इस तरह के क्वेश्चन अब करने में तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार कर लिया हमने, लीज रेंट निकालने वाले, ठीक है? लीज रेंट निकालने वाले क्वेश्चन बहुत बार कर लिए, तो आपको इससे इजी क्वेश्चन बनेगा। इजी क्या बनेगा? आपको पूछेंगे करना है या नहीं करना लीजिंग, तो एनपीवी निकाल दो, और अगर आपको बोल रहे नहीं हमें इतना कमाना है तो लीज रेंट कितना होना है, तो वो हम कर ही रहे हैं। दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। चलें आगे। कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन के बीच में तो पूछ लिया करो। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। पीछे चलो, और कौन सा क्वेश्चन है बाकी? इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलो इलस्ट्रेशन 6, इसमें कुछ है क्या? अदरवाइज मैं इसको आपको
एक बार इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखो, इसमें वैसे कुछ है नहीं तो आपको ये होमवर्क मिल जाएगा। और आगे देखो एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये देखो पहले। शारदा बीवरेजेस लिमिटेड हैज टेकन अ प्लांट ऑन लीज। ठीक है, तो इसने लीज पे लिया है, तो पता है आपको ये लेसी है, वैल्यूड एट 20 करोड़, 20 करोड़ रुपए में। द लीज अरेंजमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लीवरेज्ड लीज। द कुबेर लीजिंग लिमिटेड इज द इक्विटी पार्टिसिपेंट एंड द हिंदुस्तान बैंक लिमिटेड इज द लोन पार्टिसिपेंट। तो ये बात कुछ ऊपर से जा रही है, इन्होंने क्या लिखा है देखो, इन लाइनों को पढ़ के एक बार आप लोग ट्राई करो, है ना, क्योंकि ट्राई करने से दिमाग खुलता है। इतना पैराग्राफ पढ़ के डिसाइड करके मुझे बताओ लेसर कौन है और लेसी कौन है। आपको क्या लग रहा है इसको पढ़ के, हु इज द लेसर, हु इज द लेसी, और अगर इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो उससे आपको क्या समझ में आ रहा है। जो भी माइंड में आ रहा है वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है गलत है वो हम डिसाइड करेंगे। शारदा लेसी है, ठीक है। सब लोग बताओगे, कुछ तो माइंड में आ रहा होगा ना आपके, ऐसे तो हो नहीं सकता माइंड में नहीं आ रहा हो। जो आ रहा है वो बताओ, सही गलत की टेंशन मत लो। कोई लाइन पढ़ के आपसे मीनिंग तो पूछ ही सकते हैं ना। कुबेर तो लेसर है, शारदा लेसी है इसने, हाँ ठीक है। उसने लीज लोन एंड इक्विटी से लिया है। कुबेर इज लेसर, शारदा लेसी, कुबेर लेसर, हिंदुस्तान लोन। कुबेर और एचसीएल लेसर, लेसी शारदा। चलो एक चीज तो सबको क्लियर है कि शारदा लेसी है, ठीक है, वेरी गुड। और कुबेर लेसर है, ये भी समझ में आ रहा है। ये एचबीएल क्या है, ये भी आपको कुछ कुछ को समझ में आ रहा है। ये एचबीएल कुछ नहीं है, जो कंपनी लीज पे लेके दे रही है ना, वो कंपनी भी तो लोन ले सकती है, उसके लोन पार्टिसिपेंट का नाम दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो, शारदा ये मशीन ले रही है लीज पे, किससे ले रही है ये लीज पे, ये ले रही है कुबेर से। कुबेर से लीज पे ले रही है, जो कि इक्विटी पार्टिसिपेंट है, मतलब कुबेर की खुद की मशीन है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, ओनर। कुबेर ओनर है उस मशीन का, और हिंदुस्तान क्या है, उसका लोन पार्टिसिपेंट है, मतलब मशीन खरीदते वक्त इससे लोन लिया गया है। और फंड द इन्वेस्टमेंट इज 2:8, मतलब इसने 2:8 के रेशियो में पैसे लगाए। ठीक है, जैसे कि कितने रुपए का है, 20 करोड़ की है ना, तो इसने तो 4 करोड़ रुपए जेब से लगाए हैं और 16 करोड़ का लोन लिया, कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे एक डायग्राम फॉर्म में बना देते हैं, एग्जाम में आए तो भी डायग्राम बना देना। 3 पार्टी है क्योंकि क्वेश्चन में, तो 3 पार्टी कौन कौन सी है, एक तो कुबेर, क्या नाम है, कुबेर लीजिंग लिमिटेड, ठीक है जी। दूसरी है शारदा बेवरेजेज लिमिटेड, और थर्ड पार्टी कौन है इसमें, थर्ड पार्टी है इसमें हिंदुस्तान बैंक लिमिटेड। केएलएल क्या कर रहा है, ये लीज पे दे रहा है, लीज पे दे रहा है, तो ये क्या हो गया लेसर, और ये क्या हो गई लेसी। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं किसी को। केएलएल क्या कर रहा है, एचबीएल से लोन ले रहा है, ये इसको लोन दे रहा है, बस इतना सा समझना है। ठीक है, लोन कितने का ले रहा है वो आप रेशियो से निकालोगे, 20 करोड़ इंटू 8/10, 16 करोड़ का लोन ले रहे हैं। बोलो समझ में आया अभी यहां तक। ठीक है, आगे देखो लोन के बारे में और क्या लिखा है। द लोन फ्रॉम एचबीएल कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ 19%। ये जो लोन लिया है आपने 16 करोड़ का, इस पे टैक्स इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 19%। और पेबल इन 6 इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब मुझे बताओ क्या है, इंस्टॉलमेंट इक्वल है या प्रिंसिपल इक्वल है,
प्रिंसिपल, वाई प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट तो लिख रखा है, इंस्टॉलमेंट लिख रखा है ना साफ साफ। तो 6 इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट लगानी है आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लीज टर्म इज 6 ईयर, लीज टर्म कितनी है 6 साल। और विद लीज रेंटल पेबल एनुअली इन एरियर, लीज रेंट कब देने बताओ, T0 से स्टार्ट हो रहे हैं या T1 से, T1 से स्टार्ट हो रहे हैं। कंप्यूट द इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ HBL। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो पहले, बैंक कितने इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट लेगा। तो बहुत इजी है इसका आंसर, तो आपको मैंने बता ही रखा है। कैसे निकालते हैं, फ्रॉम या फॉर HBL बोल रहा हूं। इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 6, व्हाट इज 6, Gaurang is saying 6, what is 6, लोन अमाउंट अपॉन क्यूमुलेटिव पी फैक्टर, परफेक्ट। तो यहां हम लिख देते हैं लोन अमाउंट इक्वल टू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, क्या रेट से, लोन की रेट से 19% से, कितने साल का लोन, कितने साल का दे रखा है आपको 6 ईयर। लो जी, अब इसको सॉल्व करो। ओके, गलती से टाइप हो गया, नो इश्यू। 16 करोड़, 16 करोड़ रुपए, 1600 पेटी, ठीक है। 1600 पेटी डिवाइडेड बाई क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकालो, थोड़ा बड़ा निकालो, 3.41, 4 डिजिट निकालो। 3.4098, ये आ रहा है आपका कितना, 4,69,23,573। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। इतने रुपए की किस्त देनी है, तो अगर राउंड ऑफ में लिखोगे, आप करोड़ में लिखना चाहते हो तो 4.69 करोड़ बोल सकते हो, ठीक है ना, और 4.69 करोड़ लिख सकते हो आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो। क्लियर है यहां तक तो। चलो, इफ द लीज रेंट इज अननोन, लीज रेंट नहीं पता, तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा के, आपको लीज रेंट निकालना है। HBLs ये पर टैक्स है ना, इसको कर देते हैं प्री टैक्स यील्ड इज 25%, मतलब 25% कमाना है आपको, ये आपकी IRR हो गई। ऊपर HBL लिखा हुआ ना, ये गलत लिखा हुआ है, HBL के लिए नहीं निकालना, आपको निकालना है कुबेर के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जिसके पास फिजिकल है वो करेक्ट कर लेना। KLL के लिए निकालना है आपको, HBL के लिए कितने परसेंट कमाई है वो तो निकाल ही दी, उसके लिए तो 19% कमाई है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। HBL की अगर आपसे कोई IRR पूछे तो वो तो 19% है ही ना, 19% इंटरेस्ट ले रहे हो, वही तो कमाई है आपकी, और क्या है। आपको पूछ रहे KLL अगर चाहता है 25% कमाना, तो वो कितने लीज रेंटल कोट करे। ये क्वेश्चन तो हम बार बार कर रहे हैं, बस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पढ़ने का गलती हो सकता है, उसके ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो बड़ा इजी है। चलो, मुझे ये बताओ, पहले सबसे पहले लेसर है ना, इसके लिए निकाल रहे हैं हम 4KLL, जो कि लेसर है। और लेसर के लिए क्या करते हैं हम, दो चीजें निकालते हैं हमेशा, एक PV ऑफ कैश आउटफ्लो, पर्टिकुलर्स। कोई बताएगा कि इसका आउटफ्लो कितना आएगा, बताओ कितना आउटफ्लो होगा इसका।
लोन अमाउंट आउटफ्लो होगा। कैसे होगा लोन अमाउंट आउटफ्लो? 4 करोड़ इज राइट, 20 करोड़ नहीं होगा। इसकी जेब से तो 4 ही लग रहा है ना, तो आपको इसके दो तरीके होते हैं लिखने के। एक, पूरा लिख के लोन माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन ही दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है? प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये क्या लिख दिया हर्ष ने? कॉस्ट ऑफ प्लांट 2 करोड़ मतलब 200 लाख, 20 करोड़ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 20 करोड़, ठीक है। माइनस लोन टेकन, हमने लोन ले लिया ना, कितने का लोन ले लिया? 160, 16 करोड़ का मतलब 1600 लाख का, 1600 लाख का ले लिया लोन। लोन रीपेमेंट प्लस 4 करोड़। मुझे पहले तो ये बताओ, आप पीवीसीओ कब निकालते हो? आप पीवीसीओ T0 का निकालते हो ना, तो T0 पे तो 4 करोड़ लगेंगे, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अब तो आप बार बार कर रहे हो, ऐसे हर बार भूलोगे कैसे? लोन का क्वेश्चन आपने किया है, लोन कहाँ लेते हैं? पीवीसीआई वाली टेबल में लेते हैं कि पीवीसीओ वाले में लेते हैं? सोचो। प्रैक्टिस का मतलब यही तो होता है ना कि आगे जाके बहुत से क्वेश्चन सोल्व हो जाएं तो फिर। अब देखो पीवीसीआई निकालने का वही कितने तरीके हैं, कोई सा भी लगा सकते हो आप। मैं अलग अलग लगा रहा हूं सारे। नंबर 1 पीवीसीआई में, नंबर 1 पीवी ऑफ एनुअल लीज रेंट, टैक्स क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स का फंडा ही नहीं है। एक्स इंटू एनुअल लीज रेंटल, क्या रेट से? आईआरआर दे रखी है आपको 25%। चलो निकालो, 25% से क्यूमुलेटिव पे फैक्टर बताओ, 25% से 6 साल का। टू 2.9514, तो हो गया 2.9514x, ठीक है। सेकंड, खर्चा कुछ है ही नहीं, तो पीवी ऑफ एन इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, लोन जाएगा ना, लोन की किस्त कितनी जाएगी दे ही रखी है आपको, हमने निकाली थी अभी ऊपर, 4 करोड़ 69 लाख, कितना था? 23,573, 23,573। अब देखो आंसर में डिफरेंस आ सकता है राउंडिंग ऑफ की वजह से, अगर हम 4.69 करोड़ लिखेंगे तो अलग आंसर आएगा, और पूरा एग्जैक्ट लिखेंगे तो अलग आएगा। इनटू क्यूमुलेटिव करो, 2.9514 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इतने रुपए आपके चले जाएंगे। 4 करोड़ 69,23,573 इंटू 2.9514, तो ये जाएगा कितना रुपए? 138490233, ठीक है, खत्म। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो दिस इज पीवीसीआई 2.9514x माइनस 138490233, कितना हो गया ये? 13,84,90,233 रुपए। चलो अब वही काम, देयर सिंस IRR इक्वल टू 25%, therefore PVCI at the rate of 25% should be equal to PVCO, और PVCI आपकी आ गई 2.9514x माइनस 13,84,90,233 इक्वल टू 400 लाख। बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी?
6,04,76,463 और अगर इसको करोड़ में लिखो आप तो लिखोगे 6.05 करोड़। आंसर मैच कर लो, 6,04,00,000। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, केवल क्वेश्चन समझने का था ये। और एक इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, HBL की जगह आप KLL कर लेना। कर लो नोट फटाफट। डन, चलो आगे। इलस्ट्रेशन 4 कर दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 3, देन 2 भी हो गया, 1 भी हो गया। तो 2 इलस्ट्रेशन बचे हैं इसमें केवल, चलो वो भी कंप्लीट कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। ABC Company Limited is faced with 2 options as under in respect of acquisition of an asset valued 1 lakh। बताओ ABC कंपनी लिमिटेड क्या है, लेसर या लेसी? साफ दिख रहा है, वो बोल रहा है 2 ऑप्शन है आपके पास असेट खरीदने के लिए, तो 2 में से एक ऑप्शन है लीज का, तो हम बात कर रहे हैं आपकी बार लेसी की। और लेसी की जब आप बात करते हो तो जो आउटफ्लोज है उनका पीवीसीओ निकालते हैं, जिसका आउटफ्लो कम है वो ऑप्शन ले लेते हैं। तो एक ऑप्शन तो है टू अक्वायर द एसेट डायरेक्टली बाय टेकिंग अ लोन, लोन ले लो 1 लाख का, 5 ईयर एंड इंस्टॉलमेंट्स, 5 ईयर एंड इंस्टॉलमेंट देनी है एट एन इंटरेस्ट ऑफ 15%। ठीक है, ठीक है। दूसरा लीज पे ले लो, लीज कितना होगा, 320 पर 1000 ऑफ द असेट वैल्यू। असेट कितने का, 1 लाख का, तो लीज रेंट कितना हो गया, हर 1000 के लिए 320 रुपए देने हैं, तो 1 लाख के लिए कितने देने हैं, 32,000। ठीक है, तो लीज रेंट है 32,000 रुपए का, 5 साल तक, पेएबल एट ईयर एंड। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन 15% WDV है, कंपनी की टैक्स रेट 50% है, डिस्काउंटिंग रेट 16% है। यू आर टू इंडिकेट इन योर रिपोर्ट विच ऑप्शन इज मोर प्रिफरेबल टू द कंपनी, रेस्ट्रिक्ट कैलकुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल तक की कैलकुलेशन करनी है आपको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी ड्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज, मतलब ये आपको पी फैक्टर दे रखे हैं 16% से। क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा है, बस केवल एक तो फर्स्ट अजम्पशन देखो, ए पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट करना है कि इक्वेटेड प्रिंसिपल करना है। ठीक है, तो दोनों क्लियर नहीं है ना, तो कुछ भी कर सकते हो आप। इन्होंने इक्वेटेड प्रिंसिपल ही किया होगा, क्योंकि ये इजी होता है तरीका, इसमें लोन अमोर्टाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं होती। इस क्वेश्चन को तो कर सकते हो क्या आप लोग, अभी अभी करना है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, वो देखो असेट परचेज वाले ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सॉरी परचेज वाले ऑप्शन में ही है। परचेज वाले ऑप्शन में आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, डेप्रिसिएशन की जो रेट है ना वो 15% WDV है, और
ये नहीं बोल रखा है कि असेट की लाइफ 5 साल है, ध्यान रखना। ये बोल रखा है कि आपकी कैलकुलेशन को 10 साल के लिए रेस्ट्रिक्ट करना है। तो बाकी सब चीजें तो 5 साल में चलेगी, पर ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, ये 10 साल तक चलेगा, क्योंकि WDV मेथड है, चलता ही रहेगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको लेना है अगले 10 साल के लिए, और अगले 10 साल के लिए डेप्रिसिएशन लेके और उसका फिर करना है पीवी। बोलो, अभी कर सकते हो क्या? ट्राई करो, चलो एक एक टुकड़े से चलो। फर्स्ट ऑप्शन लिखो, ऑप्शन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, सिंपल है, केवल प्रैक्टिस है। फर्स्ट, परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन बनाते वक्त अब पहले तो डिसाइड करो, मुझे बताओ हर साल का जो आउटफ्लो है वो सेम है क्या? क्या क्या इनफ्लो आउटफ्लो होंगे? देखो, एक तो जाएगी लोन की किस्त, तो वो तो 20,000 रुपये मानना है आपने, इक्वल मानना है, तो ये तो इक्वल है। इंटरेस्ट अलग अलग है, चलो, तो इसलिए 5 कॉलम तो आपको बनाने ही बनाने हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन अलग अलग है, तो एक कुल मिला के आपको 10 कॉलम बनाने पड़ेंगे अमाउंट के लिए, ठीक है। तो टेबल क्या बनेगी? पर्टिकुलर्स, और आप निकाल क्या रहे हो? पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल रहे हो, ध्यान रखना। तो पर्टिकुलर्स की टेबल बनाओ और 10 कॉलम बनाओ, ऐसे 1 2 3 4, इस तरीके से, ठीक है। और आएगा क्या उनमें? फर्स्ट पॉइंट आएगा इसके अंदर आउटफ्लो में, क्या है? एक तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हो आप, ये आउटफ्लो होगा। एक इंटरेस्ट पेमेंट होगा आपका, ये भी आउटफ्लो होगा। एक माइनस करेंगे इंटरेस्ट पे टैक्स शील्ड, टैक्स की रेट दे रखी है ना, हाँ जी, तो माइनस करोगे आप टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। और क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे हम डेप्रिशिएशन टैक्स शील्ड। चलो जी, इतना काम आपको करना है। साल्वेज वैल्यू वगैरह कुछ है नहीं, बात खत्म। चलो, कौन देखे सही आंसर निकाल के बताता है? और जिसको कुछ पूछना हो चुपचाप मत बैठना, जिसको नहीं आ रहा हो कि क्या करूं मुझे पता नहीं लग रहा, तो वो पूछ लो। क्वेश्चन, लॉजिक क्वेश्चन देखो, इसको तो आपके पास पीवी फैक्टर यही लेने हैं जो इन्होंने ले रखे हैं। 4 स्टेप मैंने आपको बता दी, 4 स्टेप लेनी है, कॉलम 10 साल के बनाओगे, और उसके बाद जो टोटल आएगा उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, आपका पीवीसी आ जाएगा।
डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? डेप्रिसिएशन के लिए बनाना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट। देखो यहाँ तो शॉर्टकट से मैं निकाल के दे सकता हूँ, बट एग्जाम में आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे एक क्वेश्चन में बना रखा है हमने ऑलरेडी। वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे आप? तो ईयर के कॉलम बनाओगे 1 से लेके 10, 3, 4, इस तरीके से 10 तक कॉलम बनाने हैं। ओपनिंग WDV कितनी है मशीन की, वो लिखना है। डेप्रिसिएशन लिखना है क्या रेट से? 15% से। और क्लोजिंग WDV लिखना है। तो देखो मशीन खरीदी है आपने कितने रुपए में? 1 लाख रुपए में। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 15,000 रुपए। क्लोजिंग WDV हो जाएगी 85,000 रुपए। अगले साल की ओपनिंग WDV 85, इसका 15% लगेगा डेप्रिसिएशन, 12,750 का डेप्रिसिएशन लगेगा। और फिर क्लोजिंग WDV कितनी आ जाएगी? 85,000 लेस कर दो, 72,250। फिर 72,250 का 15% लगेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे समझ में? इस तरीके से टेबल फिल करनी है आप। तो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से कुछ करना नहीं है हमें। हमें क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड चाहिए। ये कैसे निकलेगी? डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट को टैक्स की रेट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या टैक्स की रेट है? 50, तो आधा कर दो, ये लो। इसी टेबल में अगर मैं निकाल दू 7500 आएगा। फिर 12,750 का 50% 6375 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, ओके क्या? और शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन तो देखो आपको निकालना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको? अमाउंट का 85% करते जाओ, आंसर आता जाएगा। जो अमाउंट आ रही है उसका 85% करते जाओ, आंसर आता जाएगा। क्यों 85%? क्योंकि डेप्रिसिएशन की रेट 15% है ना। तो बैलेंस कितना बच रहा है वो बताना है। डेप्रिसिएशन 10 साल का लेना है, 5 साल का नहीं लेना। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ना कि 10 साल तक कैलकुलेशन दिखानी है, तो एक ही तो कैलकुलेशन है जो कि 10 साल के लिए। बाकी तो हर चीज 5 साल पे खत्म हो जाएगी। केवल एक डेप्रिसिएशन है जो 10 साल तक चलता रहेगा। ठीक है, तो 10 कॉलम इसीलिए बनाए, 6 से लेके 10 साल तक केवल डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई है, लगाना नहीं है आपको, वर्किंग नोट बनाना है। जिसने सॉल्व कर लिया हो वो फर्स्ट ईयर का पीवीसीओ और लास्ट ईयर का पीवीसीओ बता देना मेरे को, ताकि पता लग जाए सही है या गलत। फर्स्ट ईयर का पीवीसीओ और लास्ट ईयर का पीवीसीओ, मतलब फर्स्ट और 10th ईयर का। क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। फर्स्ट ईयर का आ रहा है 1724 ना जी ना, ये थोड़ी आ रहा है, एक मिनट। फर्स्ट ईयर का आ रहा है 17,241। कहाँ गड़बड़ करी आपने?
एक जीरो कम कैसे आ रहा है आपका? सत्यम फर्स्ट ईयर 10,776 तो गलत है, एंड लास्ट ईयर आप बोल रहे हो 787, ये भी गलत है। लास्ट ईयर साक्षी का सही है, साक्षी के दोनों आंसर सही है। अब इससे मैच कर लो, जिसने निकाला हो इस टेबल से मैच कर लो एक बार। ये आपकी फर्स्ट से लेके 10th ईयर तक का अमाउंट है, ये अमाउंट आना चाहिए आपका, और टोटल पीवीसीआई 58,560 रुपए आनी चाहिए। चलो करो अब कैलकुलेट, जिसका नहीं आ रहा वो बताना। सत्यम वापस से चेक करो, दोनों आंसर गलत आ रहे हैं तुम्हारे, और लास्ट ईयर का तो आंसर नेगेटिव में आएगा, प्लस में क्यों लिख रहे हो आप लोग? छठे साल से तो माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगा ना आंसर। डेप्रिसिएशन टैक्स शीट नेगेटिव नहीं लिखोगे क्या, है ना, क्योंकि पीवीसीओ की टेबल बना रहे हैं। हाँ, 50% करना भूल गए तो वो तो फिर डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन टैक्स शीट निकालनी है। कोई नहीं, गलतियों से ही तो याद रहेगा। जबकि मैंने निकाल के दिए हैं फिर भी। बिल्कुल बना सकते हो, एग्जाम में ओरिजोनटल टेबल भी बना सकते हो, बट दिक्कत होगी उसमें कई बार। ओरिजोनटल टेबल में क्या होता है, डेटा ज्यादा आ जाता है तो आ नहीं पाएगा। देखो ईयर के कॉलम तो हमें क्वेश्चन स्टार्ट होते ही पता होते हैं कितने बनाने हैं, है ना। तो अगर हॉरिजॉन्टल में हम कॉलम्स में अगर ईयर लिख देते हैं तो कम से कम हमारा फॉर्मेट गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे चलते हुए कितने भी अमाउंट लिखने पड़ सकते हैं हमको। आपने हॉरिजॉन्टल टेबल बना दी और कल को एक कॉलम और बनाना पड़ गया तो फिर उसको काटोगे, आगे लिखोगे, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बेस्ट है कॉलम्स में नंबर ऑफ ईयर लिखो आप, ठीक है। और अगर परफेक्ट पता हो कितने कॉलम आने वाले हैं, फॉर्मेट सेट पहले ही कर लेते हो तो हॉरिजॉन्टल बना के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है नीट एंड क्लीन पर्पज से, बाकी आप कैसे भी बनाओ। बोलो बाकी लोग, आंसर आ रहा है क्या सबका? 58,560 रुपए की टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। जिसका नहीं आ रहा हो वो बता दो, जो कर रहा है उसके लिए और 2-5 मिनट दे रहा हूं मैं। पर अगर बैठे हो कोई नहीं कर रहा तो मेरे को, चलो पहले बताओ जो कर रहा है वो मैसेज डालो, कहीं हम वेट करते रहे कोई कर ही नहीं रहा हो। ठीक है, 2 मिनट्स और दे रहा हूँ मैं, आराम से कर लो।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या टाइम कंज्यूमिंग? देखो वो कैलकुलेटेड होते हैं क्वेश्चंस, जितना टाइम इसमें कंज्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग वेटेज भी आएगा। तो आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आता। तो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है वो, 10 कॉलम ही तो बनाने हैं। चलो हो गया सबका। ये तो था किसका, परचेज ऑप्शन का। तो परचेज ऑप्शन का पीवीसीओ निकाल दिया हमने, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। परचेज ऑप्शन का पीवीसीओ आपका आ रहा है 58,560 रुपए का। चलो अब बी पॉइंट लगाओ, लीज ऑप्शन। लीज ऑप्शन में छोटा ही बनेगा आंसर। देखो लीज ऑप्शन के लिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप मशीन लीज पे लेते हो तो आपको लीज रेंटल देना है हर साल का 32,000 रुपए का, बस और कुछ भी नहीं है। बड़ा ही सिंपल है ये तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो पीवी ऑफ एनुअल लीज रेंट आफ्टर टैक्स, है ना। कितना है, 32,000 रुपए का लीज रेंट देना है आपको, तो आफ्टर टैक्स करेंगे तो 1 माइनस 0.50 इंटू क्यूमुलेटिव पी फैक्टर लगा दो। चलो कितना क्यूमुलेटिव पी फैक्टर है, 16% से 5 साल का। अब 10 साल मत कर देना गलती से, लीज रेंट तो 5 साल ही देने हैं ना हमें, तो 5 साल का ही क्यूमुलेटिव पी फैक्टर लगाना। यहां से जोड़ो, आप मत निकालो, यहां से जोड़ना जो भी आ रहा है, ठीक है ना। 5-5 पॉइंट दे रखे हैं तो ये पांचों जोड़ो, कितना आता है, 5 डिजिट्स प्लीज। देखो जो स्टैंडर्ड इन्होंने दिए है वही फॉलो करना है आपको। थ्री पॉइंट 27429 लो जी, ये पीवी आ जाएगी आपकी सिंपल। 32,000 इंटू 0.5 इंटू 3.27429, दिस इज 52,389। अब कंपेयर कर लो, परचेज करोगे तो 58,000 रुपए लगेंगे, लीज पे लोगे तो 52,000 रुपए लगेंगे। तो आंसर इज वेरी सिंपल, कंक्लूजन। देखो जितना बड़ा था ऑप्शन परचेज उतना ही छोटा है लीज ऑप्शन, ठीक है। कंक्लूजन लिख दोगे आप, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कौन से ऑप्शन की, लीज इज लेस देन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लैंग्वेज वही लिखोगे, इज लेस देन परचेज, देयरफॉर लीजिंग इज बेटर, ठीक है। डन क्या, चले आगे। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, वो भी कंप्लीट कर ही देते हैं फिर। चलो जी, एक इलस्ट्रेशन है आपका नंबर, अच्छा एक मिनट, एक देखो इसमें दो चीजें हैं, वैसे तो आंसर सही है हमारा, फिर भी इसमें एक सॉल्यूशन में एक अजम्पशन और दे रखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने 10 साल का डेटा यूज किया है, यहाँ पे हमने 5 साल का डेटा यूज किया है, तो आप इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट यूज करके भी सॉल्यूशन दे सकते हो। तो इन्होंने दोनों सॉल्यूशन दिए हैं वैसे, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, आप दोनों ऑप्शन की ईएसी निकालोगे इसमें, ईएसी, परचेज ऑप्शन की ईएसी निकालो। परचेज ऑप्शन का आउटफ्लो कितना था, 58,560 रुपए, डिवाइडेड बाय 10 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकालो कितना होता है। यहां से देख लेते हैं हम,
10 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर इट्स 4.83 252, ठीक है। और ईएसी निकालना है किसका, लीज ऑप्शन का। तो लीज ऑप्शन में टोटल आउटफ्लो कितना आ रहा है आपका, कितना आया था अभी बताना, 52,389, 52,389 डिवाइडेड बाई क्यूमुलेटिव, कितना है क्यूमुलेटिव, 3.27429। तो ये तो 16,000 आएगा। ऊपर वाला कितना आएगा, ये आएगा 12,118, ठीक है। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो कौन सा बेटर है। नाउ परचेज इज बेटर, ठीक है। लेकिन मेरी मानोगे तो ऑप्शन कैलकुलेट एनपीवी के बेसिस पे करना चाहिए। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना लाइफ में, 5 साल और 10 साल, वो डिफरेंस केवल डेप्रिसिएशन की वजह से है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रोजेक्ट की लाइफ में डिफरेंस है। प्रोजेक्ट तो 5 साल का ही था ना, 5 साल बाद तो खत्म ही हो गया था काम, कोई इनफ्लो आउटफ्लो है ही नहीं। तो केवल डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड की वजह से 10 साल हो रहे हैं। तो यहाँ पे ईएसी का कंसेप्ट मेरे अकॉर्डिंग इज रॉन्ग, बट फिर भी उन्होंने दे रखा है तो आपको करना है, ठीक है। आप स्किप मत करना। तो आप इसका आंसर ईएसी के अकॉर्डिंग निकालना, क्योंकि वहां पे 10 साल की कैलकुलेशन है और एक जगह 5 साल की कैलकुलेशन, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 4 हो गया, 4 के बाद 5P हो गया, 6 यही है लास्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 इस चैप्टर का। चलो लिखा हुआ है असेट रिलेटेड कॉस्ट 120 लैक्स। कोई असेट है जिसकी कॉस्ट है 120 लैक्स, डेप्रिसिएशन है 40%। ये टैक्स डेप्रिसिएशन लिखा हुआ ना, इसको डेप्रिसिएशन का लेना। डेप्रिसिएशन है 40%, लाइफ है 4 ईयर। एक बार देखते हैं डेप्रिसिएशन है टैक्स है जो भी है। रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, ये नोट करना, 3 ईयर के एंड में रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है 25.92 लैक्स, ठीक है। लीजिंग फुल पे आउट 3 ईयर की लीज, 3 साल की लीज है। लीज कोटेशन 434 पर 1000। बताओ 120 लाख का, 120 लाख की कॉस्ट है अगर असेट की, तो लीज रेंट कितना होगा। बोल रहे हैं हर 1000 पे 434 है, तो लीज रेंट कितना होगा, 52,08,000। परफेक्ट, ये आएगा आपका 52.08 लैक्स, ठीक है। पेमेंट एनुअली इन एरियर, एरियर का मतलब हो गया T1 से स्टार्ट होगा। फिर बोल रहे हैं बोरो एंड बाय 3 ईयर लोन, 3 साल का लोन लेना हो, इंटरेस्ट रेट 15% है। क्वांटम टू बी डिटरमाइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वांटम टू बी डिटरमाइंड सच दैट एनुअल रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, क्या बोल रहे हैं, हर साल का प्रिंसिपल रीपेमेंट विल बी इक्वल टू एनुअल लीज रेंटल पेमेंट। एनुअल लीज रेंटल पेमेंट आप निकाल चुके हो 52,08,000। तो बोल रहे हैं हर साल का प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, 52,08,000, ठीक है। यहां तक ओके है सबको। टैक्स रेट 40% दे रखी है, मतलब ऊपर वाली जो थी वो डेप्रिसिएशन की रेट ही थी, क्योंकि यहाँ टैक्स आ गया। टैक्स 40% है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 11%। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव डिटरमाइन द प्रेफर्ड ऑप्शन एज बिटवीन लीजिंग एंड बाइंग। लीजिंग में और बाइंग में जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। अगेन अभी जो क्वेश्चन किया था वैसे यही है। थर्ड पॉइंट, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, बोरो एंड बाय 3 ईयर लोन। बोल रहे हैं कि अगर आप असेट खरीदना चाहते हो तो 3 साल का लोन ले लो, इसकी इंटरेस्ट रेट है 15%। अब आगे वाली लाइन में वो बोल रहा है लोन चुकाना कैसे है, तो बोल रहे हैं कि लोन का जो एनुअल रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है विल बी इक्वल टू लीज रेंट। लीज रेंट कितना दोगे आप, अगर लीज पे लोगे तो 52,08,000। तो लोन भी इतना लेना कि उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट हर साल का कितना हो,
52,08,000। ठीक है, ओके। चलो जी करो इसका सॉल्यूशन। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4, दो ऑप्शन है। नंबर 1 साक्षी क्या 6 का मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 6 है क्या? चलो जी, इलस्ट्रेशन 6 नंबर 1 परचेज ऑप्शन, परचेज ऑप्शन की बात कर रहा हूं। चलो पहले तो ये बताओ परचेज ऑप्शन के अंदर हर साल का डेटा चेक करो, सेम होगा या अलग अलग होगा। परचेज करोगे तो लोन लोगे आप, टैक्स की रेट है क्वेश्चन में, और लोन लेंगे तो बताओ हर साल का इंटरेस्ट सेम होगा क्या? अलग अलग होगा तो कॉलम बनाने हैं अलग अलग। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। परचेज ऑप्शन है, निकालना क्या है? पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। कॉलम बना के निकाल सकते हो, डायरेक्टली अलग अलग पॉइंट लगा के निकाल सकते हो, जैसे मर्जी हो वैसे निकालो। मैं बना रहा हूं कॉलम पर्टिकुलर्स 1, चलो छोड़ो, पॉइंट टू पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, चलो क्या क्या आउटफ्लो है बताओ। जब आप परचेज करोगे एसेट को तो क्या क्या आउटफ्लो होंगे? 120 लैक्स का खरीदोगे, पर 120 लैक्स क्या अपने को जेब से देने हैं, इसके बदले लोन ले रहे हैं? लोन कितने का ले रहे हैं देखो, वो इंपॉर्टेंट है। आपको बता रखा है इन्होंने, लोन का जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है वो है 52,08,000, और लोन है 3 साल का, मतलब 3 साल तक हम ये अमाउंट का प्रिंसिपल देंगे। तो कोई बता सकता है लोन का अमाउंट कितना है? अगर आपको क्वेश्चन ये बता रहा है कि 3 साल की प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट 52,08,000 है, तो लोन का अमाउंट कितना होगा? बताओ ना, इतनी देर क्यों लगती है तुमको? या तो कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। इतना टेक्निकल इश्यू है क्या? मैं बोल रहा हूँ लोन कितना लिया होगा ये बताओ ना। हाँ जी, आप सही बता रहे हो, सब सही तो बता रहे हो आप, लिखने में टाइम लगाते हो, कॉन्फिडेंट रहो। तो अब ये ऐसा हो सकता है क्या, सोचो आप, कि असेट तो 120 लाख का और लोन ले रहे हो आप 156 लाख का। इसका मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो इन्होंने बोला है ना कि प्रिंसिपल, एनुअल रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू, यहाँ आप बोलोगे एनुअल रिपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है और कुछ नहीं है। ये जो 52,08,000 का पेमेंट है ना, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या है? ये है इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। आधी बात समझ में? दिस इज इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट 52,08,000 रुपए की। अब कौन बताएगा लोन का अमाउंट? अब देखते हैं कौन सही बताता है। अगर 52,08,000 रुपए की इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो मैंने कितने रुपए का लोन लिया होगा? कितने का? 127 लाख नहीं, गलत है ये भी। 120 लाख गलत। और ट्राई करो। तुक्के क्यों मार रहे हो, फॉर्मूला लगाओ ना।
फॉर्मूला लगाओगे तो गलत आएगा ही नहीं। 132 लाख भी गलत है। अच्छा, आपको इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट लगाने का फॉर्मूला आता है ना, वो फॉर्मूला लगाओ, उस फॉर्मूले में लोन अमाउंट भी आती है। यस, दिस इज राइट, 118,91,000। ठीक है, तो देखो, चलो मैं इसको फॉर्मेट से बनाता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो आपको बार बार पीवी फैक्टर सबके लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ कॉलम बना दो आप, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 क्योंकि लाइफ 4 लिखा हुआ है इन्होंने। चलो, अब 0 की बात कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ असेट, ये तो खर्चा लगेगा कितना, 120 lakhs का। ठीक है, माइनस लोन टेकन, हमने लोन कितने का लिया है, तो लोन लेने का तरीका आपको सबको पता है निकालने का, 52,08,000 डिवाइडेड बाई क्यूमुलेटिव पी फैक्टर, सॉरी मल्टीप्लाइड। बोलो, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर बताना क्या रेट से, 15% की रेट से, डिस्काउंटिंग रेट से मत बता देना, 15% की रेट से 3 साल का 2.2832, 2.2832। ठीक है, तो इतने रुपए का लोन लिया हमने। ये आ गया आपका 118,90,905। ठीक है, तो राउंड ऑफ में कुछ भी ले सकते हो आप, 118 लाख। एक बार इनसे मैच करवा देता हूँ मैं, इन्होंने जो भी लिए 118,91,000 ले लो आप, चलो राउंड ऑफ करके 118,91,000 रुपए का तो लोन ले लिया हमने। ठीक है, अब आगे चलो, और क्या क्या आउटफ्लो है। तो फर्स्ट ईयर में तो हमने कर लिया, इतने रुपए तो जेब से लग गए। उसके बाद अब हम करेंगे हर साल का प्रिंसिपल रीपेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ऐड करेंगे प्लस और प्रिंसिपल नहीं लिख के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। हर साल कितने कितने रुपए जाएंगे, देखो यहां जाएंगे 52,08,000, यहां जाएंगे 52,08,000, और यहां जाएंगे 52,08,000। फोर्थ ईयर में कुछ नहीं जाएगा, 3 साल का ही लोन है। ठीक है, लोन पीरियड केवल 3 इयर्स का ही है। और क्या जाएगा बताओ, इस इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट में ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीजें आ गई। और क्या आउटफ्लो नजर आ रहा है, एक मैंने खरीदा है तो मुझे डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड मिलेगा, एक मुझे इंटरेस्ट पे भी टैक्स शील्ड मिलेगा। दो चीजें मेरा बेनिफिट है, ये दोनों निकालो। और एक लास्ट ईयर में क्या हो रहा है, लास्ट ईयर में नहीं हो रहा, थर्ड ईयर में हो रहा है। थर्ड ईयर में साल्वेज वैल्यू आ रही है 2.95, 25.92। चलो, तो एक तो यहाँ पे लेस करना है, टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, जिसका हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1। एक यह निकालना है टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन, जिसका भी बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, क्योंकि WDV मेथड है। ठीक है, दो चीजें हो गई। माइनस साल्वेज वैल्यू दे रखी है आपको T3 पे, T3 पे कितना पैसा मिलेगा, 25,92,000 रुपए। तो ये लिख दो T3 पे आप, माइनस 25,92,000 रुपए। ठीक है, और इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन या लॉस होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि WDV मेथड है। ठीक है, होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, पर होने के चांसेस है। तो यहाँ पे कैपिटल गेन लॉस के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ एक बार। ये लो, ये फॉर्मेट फिल करने हैं आप।
एक बार बोलो, इतना समझ में आएगा आपको? अब केवल फिल करना है फॉर्मेट। पॉइंट समझ में आ गए सबको? क्या क्या पॉइंट लिखे हैं मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। चलो अब वर्किंग नोट नंबर 1 पे आ जाओ। इंटरेस्ट का टैक्स शीट बनाना है। वर्किंग नोट नंबर 1, सिंपल सी बात है, लोन अमोर्टाइजेशन बनाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं हो सकता। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाओगे तो इसी से तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि हर सेल की इंस्टॉलमेंट इक्वल है। क्या क्या कॉलम होते हैं इसमें? ईयर 1 2 3, 3 साल का ही लोन है। ओपनिंग बैलेंस कितना है लोन का, फिर इंस्टॉलमेंट कितनी है, फिर प्रिंसिपल कितना है उसमें, फिर उसमें इंटरेस्ट कितना है, फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है, और इसी के आगे कॉलम लगा देना इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का। ठीक है, अलग से नहीं बनाना पड़े, ताकि हम टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, टैक्स की रेट 40% है, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा उसका 40% कर देंगे। देखो स्टार्टिंग में लोन कितने का लिया था, 118,91,000 रुपए का लिया था ना, 118,91,000। इंस्टॉलमेंट 52,08,000। तो ये तो एज इट इज लिख दो तीनों बार। ठीक है जी। प्रिंसिपल, अब इंटरेस्ट कितना होगा, देखो इंटरेस्ट की रेट है आपकी 15%। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 118,91,000 का 15%। हाउ मच? 17,83,650। 17,83,650। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हुआ, माइनस कर दो 52,08,000 में से इसको, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 34,24,350। ठीक है जी, और इसको माइनस कर दो 118,91,000 में से, तो ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 84,66,650। 84,66,650 ये ओपनिंग है, तो इसका 15% लगेगा इंटरेस्ट, जो कि होता है आपका 12,69,997। तो इसको आप 12,70,000 रुपए लिख सकते हो, राउंड ऑफ। ठीक है, 12,70,000 लेस करो 52,08,000 में से, तो ये हो गया आपका 39,38,000 प्रिंसिपल। इतना आपने पे कर दिया 84,66,650 में से, तो क्लोजिंग बच गया आपका 45,28,650 रुपए। ठीक है जी, और लास्ट ईयर में मैंने आपको बता रखा है ये अमाउंट एज इट इज प्रिंसिपल वाले में लिखना है। तो इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, इन दोनों का डिफरेंस 52,08,000 माइनस 45,28,650। तो इंटरेस्ट होगा लास्ट ईयर का 6,79,350, और ये हो जाएगा 0। और इसको कैलकुलेट भी करके देख लो आप, 45,28,650 का 15% कितना आता है, 6,79,297। तो राउंड ऑफ में हो गया ये 350। ठीक है जी। टैक्स शील्ड कितना होगा इसका, 40% कर दो इंटरेस्ट वाले कॉलम का, 17,83,650 का 40%, तो ये आएगा 7,13,460। तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 12,70,000 का 40%, 5,08,000 यहाँ पे आ जाएगा। एंड लास्ट इज 6,79,350 का 40%, ये आ जाएगा 2,71,740। टैक्स 40% नहीं है, माय गॉड, 40% ही तो है टैक्स। टैक्स इज 40% ना। लो जी, समझ में आ गया सबको? हाँ, डेप्रिसिएशन भी 40 है, दोनों सेम है यहाँ पे। WDV मेथड है, उसमें डेप्रिसिएशन भी 40% की रेट दे रखी है, टैक्स भी 40% दे रखी है। ये उठा के लिख दो वहां पे, पहले आप लिख लो फिर मुझे बता देना। 7,13,460 माइनस करना है ना 7,13,460, यहाँ कितना है 5,08,000। लास्ट ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में
713,460 हो गया, 5,271,740। समझ में आ रहा है ना आपको? जिसको दिक्कत हो वो बता देना, ऐसे नहीं है कि ठीक है। और वर्किंग नोट नंबर 2 डेप्रिसिएशन, क्योंकि WDV मेथड है तो अगेन वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 ईयर 1 2 3 4, देखो 4 साल लिखा हुआ है वहां पे। यूजफुल लाइफ 4 ईयर है, इसलिए 4 साल का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। ओपनिंग WDV depreciation at the rate of 40%, closing WDV और डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड यहीं लगा देना। डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड कितना होगा? 40% ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो देखो, असेट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 120 लाख, इसका 40%, 120 लाख का 40%, 48 लाख। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 48 लाख का, ठीक है। क्लोजिंग वैल्यू 72 लाख। 72 लाख आ गई आपकी ओपनिंग WDV सेकेंड ईयर की, इसका 40%, 28,80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग निकालो, 72 लाख माइनस 28,80,000, 43,20,000। फिर 43,20,000 का 40%, 17,28,000 और क्लोजिंग आएगा 25,92,000। तो 25,92,000 का 40%, 10,36,800 और यहाँ क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है। अब देखो आगे भी डेप्रिसिएशन आएगा, पर लाइफ 4 साल है तो आप 4 साल की कैलकुलेशन करोगे। 40% निकाल दो इसका। पहले में 4 लाख, पहले में 48 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो इसका 40% हो गया 19,20,000 डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। फिर 28,80,000 का, तो ये आ जाएगा 11,52,000। फिर 17,28,000 का, तो ये आ जाएगा 6,91,200। फिर 10,36,800 का, तो ये आ जाएगा 4,14,720। जैसे शॉर्टकट ट्रिक से भी चेक कर सकते हो, इसका 60% ये होगा, इसका 60% ये होगा और इसका 60% ये होगा। हो रहा है क्या ऐसा? बिल्कुल हो रहा है शॉर्टकट ट्रिक। लो जी, ये वैल्यू उठा के रखनी है टेबल में आपको। 19,20,11,52 फर्स्ट ईयर में 19,20, फिर 11,52,000। थर्ड ईयर में क्या आएगा बोलो? थर्ड ईयर 6,91,200 और 4,14,720। 6,91,200 और लास्ट ईयर में और बता दो एक बार। 4,14,000 कितना था? 520। 4,14,720 ये लो, ठीक है। अब बताओ इस फॉर्मेट में सब क्लियर है? सारी चीज फिल कर दी हमने, कुछ भी बाकी नहीं है इसके अंदर। लो काम हो गया। अब केवल एक चीज चेक करनी है, कैपिटल गेन लॉस हो रहा है क्या कुछ, चेक करो। देखो थर्ड ईयर के एंड में असेट की सेल प्राइस कितनी है? 25,92,000 और थर्ड ईयर के एंड में इसकी WDV कितनी है? 25,92,000, मतलब नो कैपिटल गेन लॉस। सही है। थर्ड ईयर के एंड में उसकी जो कैपिटल, जो उसकी सेल्स प्राइस है वही उसकी WDV है, तो कैपिटल गेन लॉस कुछ है नहीं, तो उसको छोड़ो, टोटल लगाओ और PV करो। दिस इज टोटल कैश आउटफ्लो।
करो चलो फटाफट, कौन जल्दी करता है। यहाँ तो आ रहा है 1,09,000, फिर 52,08,000 माइनस 7,13,460 माइनस 19,20,000, तो यार है 25,75,000 74,540। फिर 52,08,000 माइनस 5,08,000 माइनस 11,52,000, 35,48,000। 52,08,000 माइनस 2,71,740 माइनस 6,91,200 माइनस 25,92,000, तो यार है 16,53,060। लास्ट में यार है माइनस का 4,14,720। ठीक है, इसके आगे का काम करो, पीवी फैक्टर लगाओ एट द रेट। क्या रेट के पीवी फैक्टर लगाने बोलो यहाँ पे? पीवी फैक्टर क्या रेट से लगाएंगे? 11% से दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का 1 होता है, आगे के आप लगाओ, टोटल लगाओ। हर्ष बोल रहे हैं सर थर्ड ईयर में ही सालियो जली हो गया तो 48 WDV 0 होगा ना? नहीं, ये तो अपन फ्यूचर की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। आप सेल आउट कर दोगे तो हम सिंगल असेट से मान के चलते हैं, तो WDV तो रहेगी उसकी, उस पर तो कैपिटल गेन लॉस निकाल लिया ना हमने, इसीलिए 25 लाख की बुक वैल्यू को 25 लाख में बेचेंगे तो उस पर कैपिटल गेन लॉस निकाल लिया। अगर उसको यहाँ पे ब्लॉक से कम करते हैं, WDV 0 करते हैं, तब तो फिर कैपिटल गेन लॉस निकालने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, हालांकि इसमें फोर्थ ईयर का जो डेप्रिसिएशन है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, बट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा क्योंकि सजेस्टेड उनका यही है। या 3 साल का ही होना चाहिए था पूरा कैलकुलेशन। चलो पीवी फैक्टर लगाओ, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो निकालो, टोटल बताओ फटाफट। यहाँ टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कितना आएगा? लास्ट ईयर में नेगेटिव वैल्यू है, ध्यान रखना है आपको। टोटल आ रहा है कितना? 62,42,148। 62,42,148, ये आ रहा है क्या सबका? चेक कर लो एक बार।